हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के अपने टॉपिक में हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों की। नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मौलिक अधिकारों के नाम के भाग 3 चैप्टर की बात की थी और आज का जो टॉपिक है ये संविधान का अगला भाग है। हम संविधान के प्रत्येक भाग को आपको बड़ी ही गहराई से स्टडी करवा रहे हैं। आशा है कि आप सभी हमारे इन पार्ट्स को देख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रत्येक क्लैरिकल एग्ज़ाम से लेकर के और UPSC के एग्ज़ाम तक इम्पोर्टेंट है। इसमें से बीच में से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4। सबसे पहले तो हमें यही प्रश्न याद होना चाहिए कि जो DPSP है वो संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। तो इनका वर्णन है संविधान के भाग 4 में। इसके बाद ये कौन से अनुच्छेदों में लिखे गए हैं, तो इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। इसके बाद जब हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि इनको हमने कहाँ से लिया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किए थे ये सिद्धांत। इसके बाद देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के सलाहकार कौन थे, वो थे BN राव। BN राव जी ने मौलिक अधिकारों की 2 श्रेणियां बनाई थी। उनमें 2 श्रेणियों में सबसे पहले तो उन्होंने पहली श्रेणी में वो अधिकार रखे थे जो कि नागरिकों के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक थे, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का चहुमुखी विकास नहीं कर सकता है और उनको तुरंत नागरिकों को दिया जाना जरूरी था। इसलिए उनको न्याय योग्य बनाया गया, अर्थात अगर उनका उल्लंघन होता है तो नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको लागू करवाने के लिए रिट्स भी जारी करता है। दूसरी तरफ एक श्रेणी में ऐसे मौलिक अधिकारों को रखा गया जो व्यक्ति के विकास के लिए तो जरूरी थे, परंतु अभी उनको लागू करना संभव नहीं था। इसलिए दूसरी श्रेणी के जो मौलिक अधिकार थे उनको गैर न्याय योग्य बनाया गया, अर्थात उनको लागू करने के लिए हम कोर्ट्स की शरण नहीं ले सकते थे। ये जो DPSP है इनको गैर न्याय योग्य बनाया गया। जैसा कि BN राव जी ने सिफारिश की थी, इन दोनों पार्ट्स को जो कि भाग 3 में रखे गए उनको तो मौलिक अधिकार नाम दिया गया, लेकिन भाग 4 में जो मौलिक अधिकार रखे गए उनको मौलिक अधिकार नाम नहीं दिया गया, बल्कि उनका नाम रखा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि ये तुरंत लागू करने जरूरी नहीं थे। इनको लागू करने के लिए देश के पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तो जैसे जैसे देश के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देश उनको लागू करता जाएगा। इनको तुरंत लागू न करने के पीछे भी कुछ कारण थे। यही कारण है कि इनको गैर न्याय योग्य बनाया गया। वो कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले तो पर्याप्त संसाधनों का न होना। हमारा देश अभी अभी नया नया आज़ाद हुआ था और हमारे देश के पास इतने भौतिक मानवीय साधन उपलब्ध नहीं थे कि नीति निर्देशक तत्वों के अधीन दिए हुए निर्देशों को भी तुरंत लागू कर सके। दूसरे, विविधता व पिछड़ेपन का बाधक होना। हमारे देश में अभी इतना पिछड़ापन था और इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता थी कि अभी सरकार को यह नहीं पता था कि कौन से जाति, कौन से संप्रदाय इतने पिछड़े हुए हैं और किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। अतः ये एक और कारण था कि DPSP को तुरंत लागू नहीं किया गया। और तीसरे, समय, क्रम और स्थान के आधार पर अभी और अधिक समय लगाने की ज़रूरत थी। अभी इन सभी बातों के बारे में सोच विचार करना था, इसलिए DPSP को बाद में लागू करने के लिए कहा गया। तो इन 3 कारणों से एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संविधान सभा में जितने भी लोग शामिल थे उन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की
कि जो गैर न्याय योग्य भाग 4 में रखे गए हैं उनको नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से रखा जाए तथा उनको बाद में लागू करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि इनको लागू ही नहीं करवाया जाएगा, इतने ही जरूरी थे, ये भी लागू भी करवाया जाएगा, लेकिन उनको धीरे धीरे अपने संसाधनों के अनुसार सरकार को लागू करने के लिए छूट प्रदान की गई। अब देखिए, इतना समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा गया है इन दोनों को मिला करके। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को मिला करके विद्वानों ने संविधान की आत्मा तथा दर्शन कहा है। अब हम जान लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ खास बातें, इसकी कुछ विशेषताएं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो यह है कि ये नीति निर्माण में राज्य के लिए केवल सिफारिशें हैं। राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जब भी राज्य अपनी कोई नीति का निर्माण करेगा या उस नीति को प्रभावी बनाएगा तो उसमें वो डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। दूसरे, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार है। डीपीएसपी जो हमारे ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया था उसके अंदर भी कुछ निर्देश दिए गए थे जो कि डीपीएसपी के समान ही थे और ये निर्देश उस समय गवर्नर जनरल्स के लिए थे, लेकिन बाद में जब हमने अपना संविधान निर्मित किया तो ये निर्देश हमने अपनी सरकार के लिए रखे। तो ये बिल्कुल उधर से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये जो डीपीएसपी है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं या फिर आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम में जो निर्देश रखे गए थे वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर है कि डीपीएसपी को आयरलैंड से ही लिया गया है। इसके बाद इसकी प्रकृति के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि इनकी प्रकृति गैर न्याय योग्य है या फिर न्याय योग्य नहीं है, अर्थात ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार इनको लागू नहीं करती है तो हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्रकृति से ये न्याय योग्य नहीं है। और एक और भी विशेषता है कि ये शासन के लिए मूलभूत है। हालांकि ये सरकार के लिए सिफारिशें हैं, लेकिन फिर भी अपने नीति निर्माण में नीतियों को लागू करते समय सरकार इनकी तरफ पूरा ध्यान देगी और उनको अपना मूल कर्तव्य मानते हुए उनको लागू करने का प्रयास करेगी। अब मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में थोड़ा अंतर भी हमें मालूम होना चाहिए। हालांकि इन दोनों के अंतर के बारे में हम अपनी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें विस्तृत रूप से इन दोनों में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ केवल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए हैं, वो नागरिकों के जीवन के विकास के लिए है। दूसरी तरफ जो डीपीएसपी है वो केवल सरकार के लिए है, वो सारे के सारे निर्देश सरकार को दिए गए हैं कि उन्होंने नागरिकों के जीवन के लिए क्या क्या करना है। सेकेंडली, जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक है, अर्थात वो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जो नागरिकों के जीवन में बाधा बनते हैं, उनके विकास को रोकते हैं। दूसरी तरफ जो डीपीएसपी है वो सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि वो सरकार को कुछ करने की सिफारिश करते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं नागरिकों के जीवन के विकास के लिए। और यहाँ पर हम तीसरी बात भी बताएंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में रखे गए हैं, जबकि जो डीपीएसपी हैं वे संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। तो ये बारीक सा अंतर देख लेने के बाद हम अब देखते हैं कि ये जो डीपीएसपी है इनको जब हम अपने संविधान में शामिल हमने किया तो इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य था। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वे उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के विज़न के बारे में हमें बताते हैं कि उनके मस्तिष्क में क्या था, वो नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देना चाहते थे। ये सब हमें डीपीएसपी से पता चलता है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ना कि एक पुलिस राज्य की स्थापना। तो हमें पता होना चाहिए कि पुलिस राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। पुलिस राज्य तो ऐसा होता है जो राज्य में केवल कानून और व्यवस्था लागू करता है।
उसे केवल रिवेन्यू इकट्ठा करना होता है, वो राज्य में कम से कम कार्य करता है, इसलिए उसे मिनिमम स्टेट भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जो कल्याणकारी राज्य है वो ऐसा राज्य है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर और उसके पूरे जीवन तक उसका ध्यान रखता है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अर्ली चाइल्ड केयर की तरफ ध्यान देता है राज्य, फिर उसके बड़े होने पर उसके स्वास्थ्य, बच्चे की शिक्षा तथा बड़ा होने पर उसके रोजगार उपलब्ध करवाने पर भी ध्यान देता है। तो कल्याणकारी राज्य ऐसा होता है कि वो अपनी सारी पॉलिसीज़ इस तरह के बनाता है जिससे नागरिकों का अत्यधिक कल्याण हो सके, उनके जीवन का अधिक से अधिक हित हो सके, उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं। सेकेंडली इनका उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आप पूछेंगे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का क्या अभिप्राय है। देखिए, सामाजिक का अर्थ है कि समाज में जितने भी भेदभाव हैं, चाहे वो जाति पर आधारित हैं, लिंग पर आधारित है, भाषा पर आधारित हैं या फिर शिक्षा पर आधारित हैं, उन सब सामाजिक भेदभावों को दूर करना। और आर्थिक का मतलब है अमीर गरीब के अंतर को घटाया जाए, अर्थात राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि समाज में जितने भी भेदभाव हैं उनको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को विद्वानों ने अपने अनुसार कई वर्गों में भी बांटा है। हम इनको या तो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांतों में बांट सकते हैं, या फिर हम इनको आर्थिक न्याय संबंधी, सामाजिक न्याय संबंधी, न्याय व शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी सिद्धांतों का नाम दे सकते हैं। तो जैसे चाहें हम इनका विभाजन कर सकते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक अब हम इनका आर्टिकल वाइज अध्ययन करेंगे। तो कईयों को ये बात दिमाग में आती है कि आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं और उनको याद रखना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इनको खंडों में याद कर सकते हैं, खंड करके इनको याद करना आसान हो जाएगा तथा वो हमें दिमाग में समझ में भी आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार इनको याद रखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 में कहा गया है राज्य के अर्थ के बारे में। इसमें बताया गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 12 में राज्य का अर्थ दिया गया है। आर्टिकल 12 में भी हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तब हमने बताया था कि आर्टिकल 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय शासन संस्थाएं जैसे कि पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम इत्यादि और सरकार के अंतर्गत प्राधिकरण जितने भी हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 36 में भी यही बात कही गई है कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य में आती है जो DPSP को लागू करेगी। यहाँ पर फिर से एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है कि राज्य के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय संस्थाएं एवं इसके अधीनस्थ प्राधिकरण शामिल हैं। तो हम स्पष्ट बता सकते हैं कि राज्य का ऐसा अर्थ आर्टिकल 12 में बताया गया है, क्योंकि आर्टिकल 36 में तो केवल इतना ही लिखा गया है कि राज्य का इसमें वही अर्थ होगा जो कि आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो राज्य के बारे में खुलकर बताया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 37 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 37 में दो बातें दी गई है। नंबर 1, नीति निर्माण में ये शासन के लिए मूलभूत है। DPSP सरकार के लिए नीति बनाते समय अति आवश्यक है। सरकार जब भी नागरिकों के लिए कोई नीति बनाएगी तो उसमें DPSP को जरूर ध्यान में रखेगी, क्योंकि ये सरकार का मूल कर्तव्य है। और दूसरी बात बताई गई है कि DPSP न्याय योग्य नहीं है। ये बात हमने पहले भी जिक्र कर लिया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये सरकार के पास संसाधनों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हम एक KT शाह नाम के विद्वान को भी उद्धृत करेंगे।
उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इसके बारे में दिया है। उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक की भांति है जो बैंक में तो है लेकिन उसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, इसलिए ये राज्य के लिए ज़रूरी तो है, मूलभूत तो है, लेकिन इनको तुरंत लागू करना ज़रूरी नहीं है और इसके लिए हम न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स को आप इकट्ठे याद कर सकते हो। आर्टिकल 36 जिसमें कि राज्य का अर्थ बताया गया है और आर्टिकल 37 जिसमें बताया गया है कि नीति निर्माण में ये जो डीपीएसपी है शासन के लिए मूलभूत हैं तथा ये न्याय योग्य नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 38 और आर्टिकल 38 से लेकर के 39, 41, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 48 ये सारे के सारे ऐसे डीपीएसपी हैं जो राज्य में आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। आर्थिक न्याय संबंधी आइए देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तथा इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति बनाते समय इस प्रकार से नीतियों को बनाएगा और लागू करेगा कि वो अपने नागरिकों को आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करेगा, अर्थात सभी नागरिकों को चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो उनको आय व प्रतिष्ठा के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। और कल्याणकारी राज्य का अर्थ हमने अभी बताया था ऊपर कि वो लोगों के अधिक से अधिक हितवर्धन का कार्य करेगा, लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा तथा लोगों के पूरे जीवन में उसकी बचपन की अवस्था से लेकर के और पूरे जीवन तक उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम करेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 39 के। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 39 है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके 6 भाग हैं। इन 6 भागों में क्या क्या दिया गया है? 39 क में दिया गया है कि स्त्री और पुरुष को आजीविका के समान साधन उपलब्ध करवाना, अर्थात राज्य आजीविका के साधन उपलब्ध करवाते समय लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। स्त्रियों और पुरुषों को दोनों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दूसरे भाग में दिया है कि भौतिक साधनों का वितरण सर्वहित में करेगा, यानी कि जितने भी भौतिक और मानवीय संसाधन हैं उनका वितरण लोगों के हितों की वृद्धि के लिए किया जाएगा। भाग 3 में बताया गया है कि संपत्ति व उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा, अर्थात राज्य कोई ऐसा नीति निर्देशक या नीति सिद्धांत नहीं बनाएगा जो संपत्ति का केंद्रीकरण करता हो, जिससे कि संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाती हो और अन्य लोग इससे वंचित रह जाते हों। इससे तो क्या होगा, अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता जाएगा, अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। अतः उत्पादन के साधना का और संपत्ति का राज्य विकेंद्रीकरण करेगा, केंद्रीकरण नहीं होने देगा। चौथे भाग में दिया गया है कि समान कार्य हेतु समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष जो भी हो, अगर कोई एक समान कार्य करता है तो उसे समान वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके 5वें भाग में है कि सभी श्रमिकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा। कारखानों में काम करने वाले बालकों, स्त्रियों और पुरुषों से इस तरह से काम कर लिया जाएगा कि उनके स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और ना ही बच्चों की जो टीनेज है, सुकुमार अवस्था है, उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके 6ठे भाग में बताया गया है कि बच्चों व पुरुषों का किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे पुरुषों को, स्त्रियों को और बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। इस तरह से जो 39 क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाता है, समान काम के लिए समान वेतन। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो कौन सा डीपीएसपी है जिसमें समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने की बात कही गई है, तो वो है आर्टिकल 39 का भाग घ या भाग 4 जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है? इसमें योग्यता अनुसार शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करना। सरकार ऐसा प्रयास करेगी, ऐसी नीति बनाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके तथा रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके और साथ ही बेरोजगारी
बुढ़ापा और बीमारी की अवस्था में सरकार लोगों को आर्थिक सहायता भी पहुंचाएगी और महिलाओं को प्रसूति सहायता भी इसी आर्टिकल में प्रदान की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में मजदूरों को उचित वेतन तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है कि व्यक्ति को, जो मजदूर है, उस मजदूर को उसके काम से कम वेतन नहीं दिया जाएगा बल्कि उसके अनुकूल वेतन दिया जाएगा और साथ ही साथ सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे मजदूरों का अधिक से अधिक सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके। और इसमें लास्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 43 में हम देखेंगे कि इसमें सरकार ने सहकारी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है। यहाँ पर हमें गांधीवादी दर्शन देखने को मिलता है। हमने देखा कि संविधान सभा बनाते समय गांधी जी ना तो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन एक गांधी दर्शन जरूर था और गांधी दर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ग्राम स्वराज। वो ग्रामों को स्वायत्त बनाना चाहते थे। तो गांधी जी के दर्शन से संबंधित यहाँ पर 4-5 DPSP सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से एक तो यही है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना DPSP है, सरकार इसको बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत क्या है, अब सरकार प्रत्येक व्यक्ति को तो नौकरी उपलब्ध नहीं करवा सकती है और जो बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनियां हैं, उनमें भी सभी लोगों को काम मिलना संभव नहीं है। तो सरकार का मकसद है कि लोग अपने काम में आत्मनिर्भर बने, तो अपना कुछ छोटा मोटा रोज़गार अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के वो कर सकते हैं, जैसे कि टोकरियाँ बनाना, दरी बनाना, चटाई बनाना। ये छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जिससे लोगों को घर पर ही रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। तो ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है आर्टिकल 43 में। मनरेगा एक योजना जो सरकार ने 2005 में चलाई थी, वह उसका मकसद भी यही है। इसमें लोगों को अपने स्थानीय स्तर पर ही कुछ काम मिल जाता है, जैसे कि गांव में तालाब खुदवाना, गांव के चारों तरफ बांध बनाना। ये भी ऐसे छोटे मोटे कार्य हैं जो ग्रामीण लेवल पर ही नागरिकों को सरकार ने उपलब्ध करवाए थे। 43 के इसमें बाद में जोड़ा गया है। इसमें दिया गया है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, यानी कि उद्योगों में जो श्रमिक वर्ग हैं उनको भी भागीदारी की सुविधा प्रदान की गई है आर्टिकल 43 के में। और आर्थिक न्याय संबंधी हमारा अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 48। इसमें क्या है, कृषि और पशुपालन को सरकार वैज्ञानिक बनाएगी। इसमें धीरे धीरे ऐसी नीतियों को शामिल करेगी कि कृषि और पशुपालन दोनों वैज्ञानिक बन सके, इसमें लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके तथा इसमें उन्नति हो सके। साथ ही साथ दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगी व नस्ल सुधार, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए बहुत से जो है संसाधनों को जुटाएगी और सर्वे करवाएगी तथा नई नई तकनीकों को इसमें शामिल करेगी। और इसमें एक बात और गांधीवादी सिद्धांत की शामिल है, वो है गोवध निषेध। गोवध निषेध के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो है आर्टिकल 38 में। तो ये सारे थे आर्थिक न्याय से संबंधी। अब है आर्टिकल 46 और 47 सामाजिक न्याय से संबंधी। इसमें सारी वो नीतियां शामिल की जाएगी जिससे समाज में से भेदभाव समाप्त होते हैं तथा लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध होता है। आर्टिकल 46 में कहा गया है कि दलित वर्ग में आता है अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां, इनकी शिक्षा के लिए तथा इनको सामाजिक न्याय, इनके हितों का वर्धन तथा इनकी शोषण से रक्षा करने के लिए सरकार नीतियां बनाएगी ताकि इन वर्गों को भी समाज के अन्य वर्गों के साथ विकसित होने का मौका उपलब्ध हो जाए तथा समाज में एकता स्थापित हो और देश मजबूत बने। आर्टिकल 47 में कहा गया है मादक द्रव्यों व अन्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। यहाँ पर मादक द्रव्यों का अर्थ है जैसे कि मदिरा, सुल्फा, गांजा इत्यादि ऐसे मादक द्रव्य जो नागरिकों के शरीर पर बुरा असर डालते हैं तथा नागरिकों को आलसी बनाते हैं, उन सब पदार्थों पर सरकार धीरे धीरे प्रतिबंध लगाएगी तथा उनके स्वास्थ्य के वर्धन के लिए नीतियां बनाएगी और उनके पोषाहार पर भी ध्यान देगी।
अब आप कहोगे कि मादक द्रव्यों के ऊपर प्रतिबंध क्या सरकार ने लगा दिया है? इनमें से बहुत से डीपीएसपी तो ऐसे हैं जो हमारी सरकार लागू कर चुकी है, लेकिन क्योंकि शराब की बिक्री से सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिससे सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है, तो अभी ये वाला जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अभी लागू नहीं हो पाया है। तो ये दोनों थे आर्टिकल 46 और 47 में सामाजिक न्याय संबंधी सिद्धांत। आप पढ़ेंगे न्याय, शिक्षा व लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत। आप देखते हैं हम ये कौन कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 39A। जब हम आर्टिकल 39A पढ़ते हैं तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये संविधान लागू होने के बाद में जोड़ा गया है। तो 39A को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कही निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात। इसमें नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस प्रदान करने की बात की गई है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने इसके अनुसार 1987 में एक कानून बनाया तथा 1995 में एक संस्था भी बनाई जिसका नाम है नालसा, अर्थात नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये केंद्रीय स्तर पर है और इसी तरह से स्टेट लेवल पर सालसा तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डालसा नाम की संस्थाओं की स्थापना हमारी सरकार ने की है। पता होना चाहिए कि नालसा का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो सीनियर जज होता है वह होता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 में समान आचार संहिता की बात कही गई है, अर्थात कॉमन सिविल कोड। इस आर्टिकल को याद करना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें जैसे कि 4 और 4 दोनों बराबर हैं, समान हैं, तो इसमें क्या है? समान आचार संहिता की बात कही गई है। समान आचार संहिता का मतलब है कि जब हमारा देश एक है तो सभी नागरिकों के लिए व्यवहार करने के लिए कानून भी एक होने चाहिए। तो आप कहोगे क्या हमारे देश में ये वाला आर्टिकल, ये वाला डीपीएसपी लागू है? देखिए लगभग 98% तक तो ये समान आचार संहिता हमारे देश में लागू है, क्योंकि कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, सभी लोगों को बराबर अपराध के लिए बराबर पनिशमेंट दी जाती है और अन्य चीज़ें भी उनको समान रूप से उपलब्ध करवाई गई है, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अवसर हो, वो सभी को समान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लिंग के आधार पर भी इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनमें अभी समान व्यवहार नहीं है, जैसे कि गोद लेना, विवाह, तलाक आदि मुस्लिम संप्रदाय में बहुत सी अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें समान आचार संहिता लागू है? तो आपको पता होना चाहिए वह राज्य है गोवा। गोवा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और वहाँ पर नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू है। अब देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, सुरक्षा तथा पोषाहार का प्रबंध करना। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे थे उनके लिए जो शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात थी वो आर्टिकल 45 में कही गई थी, लेकिन 86वें संशोधन के द्वारा 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध अब हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 क में जोड़ दिया गया है। ये जो बच्चों की शिक्षा वाली बात है ये मौलिक अधिकारों में भी दी गई है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी दी गई है और हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी यह बात जोड़ दी गई है। एक 11वां कर्तव्य बना दिया गया है अभिभावकों के लिए एवं माता पिता के लिए कि वो अपने 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। तो अब इसलिए आर्टिकल 45 में क्या कर दिया गया है? इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यानी कि उस बच्चे के लिए
अर्ली चाइल्ड केयर लीव और 6 वर्ष से बच्चे के लिए प्री प्राथमिक जो शिक्षा है उसका प्रबंध करना, बच्चे के जीवन की सुरक्षा करना तथा बच्चे को स्वस्थ आहार उपलब्ध करवाना ताकि उसके स्वास्थ्य का अच्छी प्रकार से विकास हो सके। ये सारी बातें दी गई है आर्टिकल 45 में। और अब देखते हैं इसी की रेंज में आता है आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ये फिर से एक गांधीवादी दर्शन का सिद्धांत आ गया है जिसमें गांधी जी गांवों को स्वायत्त बनाना चाहते थे। उसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, 5 साल में इसके इलेक्शन होंगे, गांव में से एक सरपंच व अन्य पंचों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए 1993 में हमारी सरकार ने 73वां संवैधानिक संशोधन भी पास कर दिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु के आधार पर वोट देने का अधिकार है और इसके आधार पर ग्रामों में ग्राम पंचायत का गठन होगा। इसमें महिलाओं को 1/3 स्थान प्रदान किया गया है, आरक्षण किया गया है, साथ ही साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी इसमें स्थानों का आरक्षण किया गया है। और अब है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों का पृथक्करण यानी कि अलग अलग। इसी प्रकार से आर्टिकल 50 को याद करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि 50-50 करना अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यों को पृथक्कीकरण करना, अलग अलग करना, 50-50 करना। इसके अंतर्गत आप पूछोगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो दोनों अलग अलग ही हैं, फिर उनका अलग अलग करना कैसे कहा गया है? तो इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था को ये दोनों अधिकार नहीं देने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर डीसी का एक उदाहरण ले सकते हैं। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जिसको रेवेन्यू संबंधित और प्रशासनिक संबंधी अधिकार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको डीएम क्यों कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि न्यायिक कार्य भी उसके हाथ में होते हैं। तो जब ये दोनों ही प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य जब एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती है, इसका लोकतंत्र के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अतः कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यों का आपस में पृथक्करण होना जरूरी है। और आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है कि जितने भी हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं, स्थल हैं, उन सब का सरकार रक्षा करेगी, उनका रख रखाव करेगी ताकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। ये बात कही गई है आर्टिकल 49 में। और लास्ट है आर्टिकल 48 के, जो ये न्याय एवं शिक्षा संबंधी लोकतंत्र संबंधी जो सिद्धांत है इसमें लास्ट है 48 कै। तो ये 48 कै भी 42वें संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। इसमें पर्यावरण के संवर्धन की बात कही गई है तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है। आपको ये देखने से याद भी आ रहा होगा कि यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करें, उसको बढ़ावा दें तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करें। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत से राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना करी है, जीव अभयारण्यों की स्थापना भी की है। और इसके बाद आर्टिकल 51 में हम शामिल कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत को, क्योंकि अब तक जो आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक थे वो सब हमारे देश से संबंधित थे और केवल एक अंतिम आर्टिकल 51 ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमारी सरकार को क्या करने का निर्देश दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा करने के लिए सरकार क्या करेगी? अन्य राष्ट्रों से न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करेगी और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों के प्रति आदर रखेगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या करेगी? मध्यस्थता के द्वारा उनका निपटारा करेगी। तो ये थे हमारे 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत। इनको पढ़ने के बाद हम एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो बाद में अनुच्छेद 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो वो हैं नंबर 1 39 के, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है। दूसरा है आर्टिकल 47 जिसमें मद्य निषेध की बात की गई है। और तीसरा है अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा। अब ये सब डिस्कस करने के बाद
एक क्वेश्चन और भी हमारे दिमाग में आता है कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में टकराव होता है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में से कौन बड़े हैं। कोई कहता है मौलिक अधिकार बड़े हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत बड़े हैं। तो इनका भी यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए कि इन दोनों में क्या संबंध है। सबसे पहले तो हमारी सरकार ने चंपाकम दोराइजन केस 1951 वर्सेस मद्रास स्टेट, इसमें हमारी सरकार ने क्लियरली कह दिया था कि मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को इनके ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती। अर्थात संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सके। लेकिन बाद में केशवानंद व भारतीय विवाद 1973 में सरकार ने एक बात कही कि संसद को ये तो अधिकार होगा कि वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसके मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन साथ ही जब 42वां संशोधन पास किया गया 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, तो उन्होंने साफ तौर से नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता प्रदान की। यानी कि अगर सरकार कोई नीति निर्देशक सिद्धांत बनाती है और उनसे कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, कुछ मौलिक अधिकार दब भी जाते हैं, तो भी मौलिक अधिकारों की अपेक्षा डीपीएसपी को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इन दोनों में ये विवाद सामने आते रहे, लेकिन अंत में मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा इन दोनों का एक ही उद्देश्य है, समान ही उद्देश्य है। ये दोनों मिलकर के व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में विकास करते हैं, विकास को बढ़ावा देते हैं। अतः इन दोनों में संतुलन है। अब सरकार दोनों को बराबर का दर्जा देती है, कोई भी इनमें से बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उम्मीद करती हूँ कि डीपीएसपी का टॉपिक आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा और आपको ये सारे के सारे अनुच्छेद याद भी हो जाएंगे। 36 से 51 तक इनको हमने बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपी का ये टॉपिक अब समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।